नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस बीएनएस में। यदि आप हमारे वीडियो पे नए चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने वादा भी किया था कि अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे पहलू बचे हैं सामान्य परिचय के जो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। उसी की कड़ी में आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र होता क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ, फिर अर्थव्यवस्था क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, फिर अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार देखा। तो कुछ और पहलू हैं उसके बेसिक टर्म्स के जिसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 2 है, जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है हमने दो आधार पर तय किए थे। एक था एक आर्थिक क्रिया जो सरकार के द्वारा सत्ता के द्वारा की जाती है, और दूसरा जो हमने बताया था कि वहाँ की जीवन प्रत्याशा क्या है, लोगों की रहन सहन की व्यवस्था क्या है, उसके आधार पर तय किया था। आज जो हम जो चर्चा करने जाएंगे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की करने जाएंगे कि फिर स्कोप क्या है अर्थव्यवस्था की। जो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था हमने जैसे बताया भी था कि एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत की गई सारी आर्थिक क्रियाएं ही उस भौगोलिक सीमा की क्या कही जाती है, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें हो गई तो इनको किन क्षेत्रों में बांटा जाता है, मतलब स्कोप क्या है। तो जो नेक्स्ट आपका टर्म्स आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो है पूछा गया है और यहीं से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू हो जाता है। तो जैसे इसके टर्म्स जो आता है, जब पूछा जाता है कि स्कोप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के फिर क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र स्कोप कितने हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में डायरेक्ट सीधे सीधे ऐसे ही देखने को मिलता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो ये सीधा सीधा मतलब इसका होता है, इसका उत्तर ये होगा कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 3। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। और कई बार आपके वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन जब आप देखेंगे छोटे लेवल के एग्जाम में, तो ये पूछा जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो 3 स्कोप होते हैं उसके। कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला होता है, इसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र हिंदी में। तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के जो आपके क्षेत्र होते हैं, जो स्कोप होते हैं, वो कितने होते हैं, 3। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर के कैसे कैसे प्रकार निर्धारित तय होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला नाम लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब चूंकि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होती है, तो वो आर्थिक गतिविधियां किसके माध्यम से होती है, आर्थिक तत्वों के माध्यम से होती है। कोई भी आर्थिक गतिविधि होगी तो उसके लिए इकोनॉमिक एलिमेंट जरूरी है, और इकोनॉमिक एलिमेंट से ही जब उसका क्रियान्वयन शुरू होता है तो वही एक्टिविटीज में बदल जाती है। मतलब कि आर्थिक तत्व ही आर्थिक क्रियाएं करती हैं, कोई भी तत्व ही क्या होता है, क्रिया करती है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है। तो कुछ इकोनॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंटों को सेक्टर बांट दिया गया, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो जैसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, या जिसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। अब ये क्या है, ऐसा इकोनॉमिक तत्व या ऐसा अर्थशास्त्र का तत्व कह लीजिए या आर्थिक तत्व कहिए जो हमें प्राकृतिक से विशुद्ध रूप से मिलता हो, यानी ऐसा उत्पादन जो हमें प्रकृति देती है खुद। किसी भी वस्तु का उत्पादन जो प्रकृति खुद करती है, प्रकृति से हमें खुद प्राप्त होता है, उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं होता है, वह सेक्टर जो कहलाता है वो कहलाता है कौन सा, प्राइमरी सेक्टर। इसको जरा सा एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे समझिएगा कि आपका कोई भी, जैसे कच्चा तेल हो गया, जल हो गया, जो भी आपका वाटर रिसोर्सेज है, जल संसाधन, आपका कच्चा तेल जो हमको मिलता है, खनिज पदार्थ जो मिल जाते हैं, ये सब कुछ उत्पादन कौन करता है, पृथ्वी करती है, प्रकृति करती है। यानी ये विशुद्ध रूप में हमें मिल जाता है,
इसमें मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता, सब कुछ हमें प्रकृति अपने आप उपलब्ध कराती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपसे पूछा जाए तो जैसे आप कह सकते हैं, कभी कभी पूछा भी जाता है, जैसे आज के डेट में जैसे मछली उत्पादन का जो क्षेत्र होगा, जो उद्योग लगेगा, वो कौन सा कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर का। या इसको हम लोग कहते हैं कि जल संसाधन, मतलब कि जो हमें जल प्राप्त होते हैं समुद्र से, नदियों से या पहाड़ों से, झीलों से, जो भी हमें जल मिलते हैं, यानी प्रकृति से कुछ भी मिले, यानी जिसका उत्पादन प्रकृति करे वही क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हमें प्राथमिक जो मिला है, प्राथमिक का मतलब कि जो हमें प्रकृति से मिली है, उसमें अब मानव हस्तक्षेप करना शुरू करता है और मानव अपने विनिर्माण के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन लाता है। यानी जो चीज हमें प्रकृति से कच्चा माल के रूप में मिला है, उसमें जब हम किसी प्रकार का मानव कृत्रिम उपयोग करके उसका परिवर्तन करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी सेक्टर का काम करता है। और सेकेंडरी सेक्टर में जैसे ही जब हम लोग आते हैं तो ये सीधे सीधे इसमें हो जाता है, जैसे आप जो है सीमेंट का उत्पादन आप करते हैं, बिजली का उत्पादन होता है, कोई फैक्ट्री जो लगती है, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, वो सारा का सारा कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर का होता है। तीसरा जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर कहलाता है, यानी तृतीय क्षेत्र। यह तृतीय क्षेत्र क्या होता है? यह तृतीय क्षेत्र वो ऐसा सेक्टर है जहां पे जो हमें प्रकृति से मिला, उसका हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसमें कुछ बदलाव लाए, और जब उसको हम बाजार में वितरण के लिए उतार दिए, जब उसको हम लोग वितरण के लिए ला दिए मार्केट में, तो वो वितरण का जो काम करता है वो हमारे लिए कौन सा काम करता है? टर्शियरी सेक्टर का। जैसे कि इसमें बहुत सारे आपके आते हैं, ट्रांसपोर्ट, बिजली वितरण, या इसको एक लैंग्वेज में कहते हैं, उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेवा क्षेत्र। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को किस और नाम से जाना जाता है? उसका उत्तर होगा आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को किस और नाम से जानते हैं, तो उसका है सीधा सीधा आंसर आपका आएगा, वो है सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। ये तीनों अलग अलग सेक्टर हैं जो एक अर्थव्यवस्था के होते हैं। अब इसको कभी कभी इसके दूसरे नामों से भी पूछा जाता है। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे जल है हमारे लिए, वाटर है, तो वाटर हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो जब प्रकृति से मिल रहा है तो वो हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर का काम किया। जब उस वाटर का हमने जो है प्रयोग बिजली उत्पादन में लाना शुरू किया, टरबाइन का जब प्रयोग किया तो वो हमारे लिए उद्योग में बनता है, तो वो जो जल का हम मॉडिफिकेशन टरबाइन से करने लगे बिजली उत्पादन में, तो बिजली उत्पादन किस में आ गया? आपके सेकेंडरी में। और जब वो बिजली उत्पादन हो गया तो उसका वितरण फिर होता है, और वितरण जहां भी होता है, जैसे घरों में पहुंचाए जाते हैं, तो पहुंचाने का काम वो हमारे लिए कौन सा काम करता है? टर्शियरी सेक्टर का। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके पास जो कपास होता है, तो कपास हमारे लिए क्या काम करता है? कृषि से हमको मिल रहा है, तो जो कृषि से हमें मिल रहा है कपास, वो हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर का काम कर रहा है। उस कपास से जब जो है कपड़े बनाने की तैयारी शुरू होने लगती है, तो कपड़ा इंडस्ट्री में बनता है, उद्योग में बनता है, तो वो कपड़ा जो उत्पादन होने की प्रक्रिया है वो सेकेंडरी सेक्टर में चला जाता है। और उसी कपड़े को जब आप माल, शोरूम, किसी दुकान से खरीदने लगते हैं, तो वह आपके लिए सेवा का काम करने लगता है, सर्विस सेक्टर का। तो ये तीनों सेक्टर अलग अलग बटे हुए हैं। ये प्राकृतिक उत्पादन करती है, ये मानव उत्पादन होता है, और उसी उत्पादन का वितरण हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? टर्शियरी सेक्टर। एग्जाम में कभी कभी आपसे इसको अलग भागों में पूछा जाता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर को किस और नाम से जानते हैं, तो इसको किसी और नाम से जानते हैं, तो आपका होगा, इसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जितने भी आपके होंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में, कृषि का जो क्षेत्र होता है, कृषि की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो उस देश की प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद जो उद्योग धंधे होते हैं, जितने भी आपके इंडस्ट्री होते हैं,
फैक्ट्री लगती है, फर्म्स लगते हैं, उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, वो उस अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहलाती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आपकी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सर्विस, जैसे आप ये मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं, वो किस सेक्टर का होता है? सर्विस सेक्टर का। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तृतीय वाले को सेवा क्षेत्र। अब आपसे एग्जाम में पूछा क्या गया है भारत की अर्थव्यवस्था को लेके, कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है, या सबसे ज्यादा जो है जीडीपी में कौन योगदान करता है? तो आपका कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर। लगभग 60% जो है जीडीपी का वो देता है कौन? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन यहीं पे होता है। जो देश जितना ज्यादा पूंजीवादी होगा उसके यहाँ उतना ही क्या होगा? सेवा क्षेत्र बढ़ेंगे, और सेवा क्षेत्र बढ़ाने के लिए रोजगार का उत्पादन उतनी मात्रा में बढ़ाना पड़ता है। उद्योग क्षेत्र में एक यूनिट के लिए आपको रोजगार करना पड़ता है, लेकिन उसके वितरण के जो होती है वो व्यापक होता है, क्योंकि वितरण केवल और केवल आपके राष्ट्रीय स्तर पे ही निर्भर नहीं होता है, वो आपके किस पे निर्भर हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़ के आता है। तो 3 प्रकार के आपके सेक्टर होते हैं। तीनों सेक्टर जो है आपके अलग अलग होते हैं, हमने बता भी दिया। प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं उद्योग का क्षेत्र, इंडस्ट्री का क्षेत्र, और तृतीय सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं सेवा का क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इन तीनों में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक में योगदान कौन करता है? तो वो करता है सेवा क्षेत्र। जो हमें कृषि से मिलता है वो होता है प्राइमरी, जो हमें उद्योग धंधों से मिलता है वो होता है कौन सा? सेकेंडरी, और जो हमें तैयार माल मिल जाता है एकदम, जो हमें उपभोग के लिए तैयार हो, जिसका हम उपभोग करने जा रहे हो, उस बात के लिए जो हमें उपलब्ध होता है वो क्या होती है? सेवा क्षेत्र होती है। तो ये तो हो गए आपके अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के बाद एक जो क्षेत्र और बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपका आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नाम आता है जिसको बोला जाता है कोर सेक्टर। इसको इंग्लिश में भी हम लोग हिंदी में भी जो आपका एग्जाम में आता है उसको कोर क्षेत्र, केंद्रक क्षेत्र ऐसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र क्या होता है इसको जरा पहले समझेंगे, इसके बाद हम बताएंगे कि कोर सेक्टर क्या है। हर देश की कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिस सेक्टर पे उस देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, और इसी क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कोर सेक्टर। कैसे? इसका मतलब जरा सा समझिए आप। जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसपे वो पूरी तरीके से अपने आप को निर्भर महसूस करता है। अगर उस क्षेत्र में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आएगी तो वह देश अपने आप को अस्थिर महसूस करने लगता है। अब सपोज कर लेते हैं कोई किसी भी वस्तु की अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है तो उस सब्स्टिट्यूट के लिए ज्यादा मारामारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आपका ट्यूबलाइट खराब हो जाता है या ट्यूबलाइट मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता या उसकी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती तो आपके पास एलईडी बल्ब उपलब्ध है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन यदि पेट्रोल के दाम बढ़ जाए तो उसका सब्स्टिट्यूट बड़ा मुश्किल है। तो जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड सब कुछ बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, उससे रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं, जितना आपका वितरण में उपयोग में आ रहा सब कुछ बढ़ जाएगा। आप देखते भी हैं पेट्रोल के दाम 1-2 रुपया बढ़ते हैं तो हाय हाय होता है। किस लिए होता है? क्योंकि ये एक तरीके के अर्थव्यवस्था के रीढ़ का भूमिका अदा करता है। अगर इस क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति कहीं ना कहीं क्या होती है? प्रभावित होती है। तो जब प्रभावित होती है उसी क्षेत्र को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? कोर सेक्टर। तो कोर सेक्टर जो वो सेक्टर होता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था की पूरी नींव टिकी होती है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का कीमत या उसके वितरण, उपभोग, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यदि होता है तो अर्थव्यवस्था में भी पूरा ना पूरा परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। तो अब जो क्वेश्चन बनता है क्या कि भारत में फिर कितने कोर सेक्टर हैं? तो भारत में जो कोर सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के वो कितने हैं? टोटल 8। सीधा पहला क्वेश्चन तो ये बना है जो पूछा गया आपसे
आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल कितने कोर क्षेत्र हैं, तो आपका उत्तर होगा कितना, 8। कितने हैं, 8। और एग्जाम में अगर पूछ दे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 3। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। ये केवल क्षेत्र पूछे तब, और कोर क्षेत्र भी जब पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा, 8। उसमें तीनों का मिक्सअप रूप आता है, कौन कौन से हैं तो उसको देखेंगे। जैसे पहला इसमें आता है जिसको बोला जाता है कोल, कोल मतलब कोयला। दूसरा जो इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं सीमेंट। तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। चौथा जो इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। पांचवा जो सेक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। छठवां जो होता है वो होता है आपका स्टील। सातवां जो आपका सेक्टर होता है वो होता है फर्टिलाइजर, खाद उत्पादन। आपका वो होता है कौन सा, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। अब ध्यान रखिएगा ये 8 सेक्टर आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे डीपली जब आप एग्जाम में आते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखेंगे तो याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत जरूरी है, यानी उसमें परिवर्तन पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। तो देखिएगा, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये 8 ऐसे सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के जो कौन से क्षेत्र कहे जाते हैं, कोर क्षेत्र के उद्योग या कोर क्षेत्र के उत्पादन कहे जाते हैं। कोयला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली उत्पादन, उसके साथ साथ ईंधन में। सीमेंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादन। बिजली में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो पूरा का पूरा जो है सब कुछ अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। स्टील, फर्टिलाइजर्स खाद और पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जैसे कच्चा तेल जब आपका शुद्ध रूप में आता है तो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनता है, केरोसिन तेल, मोबिल, ये सब कुछ आपके कौन से कहलाते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो ये 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपका किस क्षेत्र का काम करते हैं, कोर क्षेत्र का। क्वेश्चन जब आपसे बनता है वो साधारण रूप में अगर आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो वो यही पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल कितने कोर क्षेत्र हैं। अगर थोड़ा सा डीपली ये जाएगा तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर क्षेत्र का उद्योग नहीं है या है। ये आप 8 ये याद रखेंगे आपके कोर सेक्टर का। अब इसके बाद जो हम लोग देखने जाएंगे वो तो अभी तो हमने देखा क्या, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समझने के बाद जो हमें समझना है वो समझना है अर्थशास्त्र के बारे में, क्योंकि अर्थशास्त्र हमने शुरू में पढ़ा और उसको क्या किया, छोड़ दिया। तो फिर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था फिर क्या। तो अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था के भी कुछ अपने प्रकार हैं, सॉरी अर्थव्यवस्था नहीं अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था तो हम लोगों ने देख लिया, अर्थशास्त्र के फिर कितने प्रकार हैं। हमने पूरी तरीके से पहले अर्थव्यवस्था को समझा कि क्या है, आर्थिक क्रियाएं कैसे कैसे। अब इसके बाद चूंकि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता कौन है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को भी 2 प्रकार में बांटे गए, यानी उस अर्थव्यवस्था को 2 तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार बनकर निकल जाते हैं, वो 2। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है। एक होता है अर्थव्यवस्था का प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा जो होता है जिसको कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। आपसे इंग्लिश में भी कई बार पूछा गया है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के 2 प्रकार, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा कौन सा, समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये दोनों क्या होते हैं इसको जरा समझेंगे। तो देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें किसी भी आर्थिक गतिविधि का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, यानी
कोई भी आर्थिक गतिविधि है, कोई भी उद्योग है, कोई भी फर्म है, जब उसका हम उस आर्थिक गतिविधि का माइक्रो एनालिसिस करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तो वह हमारे लिए अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में जो काम करता है वह शाखा कही जाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा, जब हम किसी आर्थिक गतिविधि का कैसा अध्ययन करें, व्यापक अध्ययन करें, हर एक पहलू को छूते हुए अध्ययन करें, तो वह हमारे लिए जो शाखा के रूप में काम करता है अर्थशास्त्र का, वो कहा जाता है कौन सा? समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन जब बनता है कि कैसे है कि क्या कोई अर्थव्यवस्था अपने आप में समष्टि हो भी सकती है या व्यष्टि हो भी सकती है, तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके अध्ययन के परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है, यानी कोई भी आर्थिक गतिविधि अपने आप में समष्टि भी हो सकती है और अपने आप में व्यष्टि भी हो सकती है। कैसे? जैसे हम कोई भी एक इंडस्ट्री उठा के देख लें, अब टूथपेस्ट इंडस्ट्री उठाइए, तो जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री में यदि आप पतंजलि का जो दंत कांति आती है, अगर उसका आप अध्ययन कर रहे हैं कि उसका उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, वितरण क्या है, लोगों की संतुष्टि का स्तर क्या है, कितना उसे टर्नओवर आ रहा है, मतलब सब कुछ आप अध्ययन कर रहे हैं, वो केवल और केवल किसको कर रहे हैं? पतंजलि के दंत कांति को। तो जो पतंजलि का दंत कांति है वो एक टूथपेस्ट इंडस्ट्री का क्या है? हिस्सा है। तो हम ऐसा एनालिसिस किए उस गतिविधि का, माइक्रो किए, क्योंकि हमने केवल और केवल किसको उठाया था? पतंजलि के बारे में। लेकिन जब हम कह दें कि हम चलिए आज देखते हैं कि भारत में टूथपेस्ट इंडस्ट्री का क्या स्टैंड है, यानी उसमें आप सब शामिल कर दिए, पतंजलि भी आ गया, कोलगेट भी आ गया, पेप्सोडेंट भी आ गया, यानी बबूल भी आ गया, सब कुछ, सिबा का, यानी सब कुछ जब जुड़ के आ गया तो वह हमारे क्या काम किया? व्यष्टि का। बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी उद्योग का जब हम एक पर्टिकुलर किसी चीज का करते हैं तो हमारे लिए व्यष्टि, व्यष्टि मतलब विशिष्ट, और विशिष्ट का मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब माइक्रो, ये तीनों समझिए। और जब व्यापक यानी पूरी इंडस्ट्री, तो एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो माइक्रो में जो हम अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं? फर्म का। एक छोटा कोई फर्म का अध्ययन करता है वो हमारे लिए किस प्रकार का अर्थशास्त्र का काम करता है? व्यष्टि का। और जब हमारे लिए इंडस्ट्री का अध्ययन होता है वो किस में चला जाता है? जब हम किसी उद्योग की बात करते हैं, किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री की बात करते हैं, वो हमारे लिए व्यष्टि होता है। कोई छोटा उद्योग, मध्यम उद्योग हो, माइक्रो एनालिसिस उसके अंतर्गत होता है, और मैक्रो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो। अब अपने अपने कोई भी अर्थव्यवस्था अपने आप में समष्टि और व्यष्टि भी हो सकती है। जैसे सपोज करिए कि यदि आप बनारस के अर्थव्यवस्था के अध्ययन करना चाहते हैं, बनारस की जितनी भौगोलिक सीमा है उसका आप अर्थव्यवस्था निकालना चाहते हैं कि बनारस के लोगों की प्रति व्यक्ति क्या है, इनके रहन सहन का स्तर क्या है, इसकी जीडीपी क्या है, कितना यहाँ लोग उपभोग करते हैं, कितना यहाँ पे उत्पादन की मात्रा की जरूरत है, ये सब कुछ जब आप अध्ययन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमने किसका अध्ययन किया? बनारस का। बनारस किसका हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का। तो बनारस का जब हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किए तो हमारे लिए बनारस क्या बना? व्यष्टि अर्थशास्त्र का शाखा बना। लेकिन जब हम पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए जिसमें सब कुछ शामिल हो गया, बनारस के साथ साथ सभी 75 जिले शामिल हुए, तो वो हमारे लिए कौन सा काम लेके आया? समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमने कहा कि ये क्या ऐसा है? समष्टि अर्थ, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। तो एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन यही उत्तर प्रदेश हमारे लिए व्यष्टि भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जब अध्ययन करने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए क्या हो जाएगा? माइक्रो। और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जिसमें पूरे 2800 राज्य शामिल हो जाए, 2900, तो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा अर्थव्यवस्था? व्यष्टि। आप में व्यष्टि भी हो सकता है। कब? जब हम पूरी भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए क्या बन जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि हमने भारत के एक राज्य का अध्ययन किया अर्थव्यवस्था का। तो वही उत्तर प्रदेश जो एक समय हमारे लिए समष्टि का काम किया, कब? जब हमने बनारस की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। और वही उत्तर प्रदेश हमारे लिए एक समय क्या बन के आ रहा है? व्यष्टि। कब? जब हमने भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। यानी आपकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य क्या है, तुलनात्मक अध्ययन क्या है, उसके आधार पर आपके अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का कौन सा शाखा तैयार होती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी हमारे लिए क्या है? समष्टि, और उत्तर प्रदेश की क्या है? व्यष्टि, माइक्रो है। वही भारत हमारे लिए अब माइक्रो हो जाएगा। कब? जब हम पूरे विश्व
आर्थिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि पूरे विश्व की जीडीपी क्या है, पूरे विश्व के रोजगार का स्तर क्या है, पूरे विश्व में उत्पादन क्या है, पूरे विश्व के लोगों में कितने परिवर्तन आया। तब जब पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे और उसमें से केवल हम भारत को निकालेंगे उस विश्व में, तो वो भारत हमारे लिए माइक्रो बन जाएगा और पूरा विश्व हमारे लिए क्या बन जाएगा, मैक्रो। ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कंपैरिजन स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का किस शाखा में अध्ययन करना चाहते हैं। तो एक जो क्वेश्चन जो बनता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको सीधे सीधे समझेंगे कि वह आर्थिक गतिविधि, वह अर्थशास्त्र जो किसी आर्थिक गतिविधि का सूक्ष्म अध्ययन करता है या किसी विशिष्ट उद्योग या फर्म का अध्ययन करता है, वो हमारे लिए कौन सा अर्थशास्त्र का होता है, व्यष्टि। और वह अर्थशास्त्र जो हमारे किसी इंडस्ट्री का किसी भी फर्म का व्यापक उद्योग व्यापक अध्ययन करता है, यानी जब इंडस्ट्री का अध्ययन होता है तो हमारे लिए क्या बनता है, समष्टि, और जब फर्म का उद्योग अध्ययन होता है हमारे लिए क्या बनता है, व्यष्टि। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट है वीडियो का टॉपिक, उसमें आपका नाम है कौन सा, प्राइस, कीमत, और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं इनकम, आय। यानी कीमत किसमें आती है, कीमत का अध्ययन कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन बना है। तो कीमत जो प्राइस होती है वो हमारे लिए माइक्रो का काम करती है, और जो कीमत जब जुड़ जाते हैं, कीमत एक साथ कमुलेट होते हैं तो हमारे लिए आय का काम करती है। तो आय कैसा हो गया, व्यापक, और कीमत कैसा हो गया, सूक्ष्म। अब कभी जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो देखेंगे कि कीमत और मूल्य में क्या अंतर है। ठीक, तो ये था हमारे अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय का भाग 2। अब ये तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब आपके कंपटीशन के लिहाज से अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या चीज पढ़ने हैं, आपके सिलेबस क्या है, कौन कौन से सिलेबस को टच करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंक हासिल हो जाए, इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से आपके सिलेबस हैं जो आपके कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको एक एक टर्म्स के हिसाब से आगे हम लोग देख लेंगे, जिसमें आपके नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, बजट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटियाँ और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म जो कमेटी होती है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे एक ब्रीफ रूप में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।